हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज में। और चलिए डिस्कस करते हैं इस हफ्ते जो जो इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी, उनकी लोकेशंस और उनकी रेलेवेंस को। आपको अपने मैप पर मार्क करना है वो लोकेशंस जो न्यूज में है, और उसके बाद जब भी मौका लगे आप उसको रिवाइज करिए, ताकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको अचानक ढेर सारे क्वेश्चंस या ढेर सारी लोकेशंस सॉल्व करने में दिक्कतें ना आए या याद करने में दिक्कतें ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन इस हफ्ते की न्यूज के साथ। लेकिन सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चंस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। अक्सर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन कई बच्चे अभी भी गलतियां करते हैं कि वो किस रीजन को कनेक्ट कर रही हैं, कौन कौन सी कंट्रीज उसको बॉर्डर कर रही हैं। तो वो बहुत रेलेवेंट है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के आसपास के इलाके को आराम से पढ़िए, क्योंकि अभी ईरान में फिर एक खतरा मंडरा रहा है कि शायद ईरान पर यूएस अटैक कर दे। तो कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद प्रॉब्लम ये आएगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का जो इलाका है वहां पर ऑयल ब्लॉक हो सकता है। ये स्ट्रेट जो बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, इसमें अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आसपास का सारा ट्रेड और मूवमेंट डिसरप्ट हो सकती है। तो पहले मुझे बताइए कि इन किन वाटर बॉडीज को ये कनेक्ट करती है। इन द एंड ऑफ लेक्चर इस पर दोबारा आएंगे। मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन, पर्शियन गल्फ या एंड अरेबियन सी। तो एक बार आप इसको अटेम्प्ट करिए और कोशिश करिए इमेजिन करने की लोकेशन है कहां पर। अगला क्वेश्चन, सदर्न शोर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज इज शेयर्ड बाय टू कंट्रीज, ओमान एंड यूएई, सऊदी अरेबिया एंड ओमान, ओमान एंड यमन, यूएई एंड कतर। अब बताइए कौन सी कंट्रीज है जो सदर्न शोर पर है, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, यहां पे कौन सी कंट्रीज है। तो चलिए तब तक आप इसके कमेंट करिए, इसके बारे में कोशिश करिए समझने की। हम बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं पहला आर्टिकल जो बात करता है एक ब्लैक बीच के बारे में, एक ब्लैक सैंड बीच जो खत्म होता जा रहा है दुनिया में। इसका नाम है रेनिसफ्यारा। रेनिसफ्यारा एक ऐसी लोकेशन है जो आइसलैंड में है, और ये जानी जाती है खासतौर पे क्योंकि यहां पर जो सैंड है वो बिल्कुल ब्लैक है। अब ये ब्लैक सॉल्ट क्यों है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल ब्लैक क्यों है? क्योंकि असल में जो पूरा इलाका है ये वॉल्केनिक इरप्शन से बना है, बसाल्टिक रॉक से बना हुआ ये इलाका, ये बीच धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। असल में समुद्री वेव्स की वजह से काफी ज्यादा ब्रेक इसमें आपको आता दिख रहा है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक गाना बहुत फेमस हुआ था शाहरुख खान का, गेरुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ। उसमें आपको शाहरुख खान दिखेंगे काले से बीच के ऊपर आते हुए, या एक जगह बर्फ आ रही है, पानी है, और अचानक से एक ब्लैक बीच पे चीजें शिफ्ट होती हैं। तो ब्लैक बीच जो था वो यही था। तो आपको जो पता होना चाहिए वो है पहली बात कि रेनिसफेरा कहां पर है। तो ये लोकेटेड है आइसलैंड में। इसकी खास फीचर्स क्या है? इसका ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल क्यों है? क्योंकि यहां पर वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे, उसके बाद ये सॉइल बनी थी, तो वो वजह। अब यहां दिक्कत ये आ रही कि लगातार इसका ब्लैक सैंड बीच कोरोड हो रहा है, इरोड हो रहा है। इरोजन इतना ज्यादा हो रहा है कि अब यहां पर टूरिस्ट को जाना भी एक तरह से मना सा हो गया है, क्योंकि जो इलाका पहले बहुत चौड़ा हुआ करता था वेव के साथ बह गया है बहुत सारा इलाका। तो रेनिसफ्यारा की बात हम करें तो रेनिसफ्यारा एक पॉइंट ऑफ टाइम पर देखिए इस तरह से यहां पर टूरिस्ट घूम सकते थे। आज यहां पर ही पूरा इलाका ही गायब दिख रहा है। वो दिखा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग, चेंजेस और समुद्र की लहरों ने कितना ज्यादा इरोजन ने कितना नुकसान पहुंचाया इस चीज को। तो ये पॉइंट है रेनिसफ्यारा। अगर आपसे मैं पूछूं रेनिसफ्यारा कहां पर है, तो यहां आपको दिखेगा ग्रीनलैंड का बड़ा सा आइलैंड, उसके साइड में यहां पर है आइसलैंड, और आइसलैंड के अंदर आपको दिखाई देगा रेनिसफ्यारा। अगर हम इसको याद करने की कोशिश करें रेनिसफ्यारा को, तो आप इस मैप पे अगर आते हैं तो रेनिसफ्यारा आपको यहां पर इस डॉट पे दिखाई देगा, दैट इज रेनिसफ्यारा। तो कहां पर है? आइसलैंड में। खास बात क्या है? ब्लैक सैंड या ब्लैक बीच जिसे कहते हैं, और ये इरोजन का शिकार होता जा रहा है लगातार। अब रेनिसफ्यारा कहां पर है? आइसलैंड में है। क्यों ऐसा है ये? क्योंकि रॉक टाइप कैसा है? ये बसॉल्टिक रॉक टाइप है। तो अगर इसकी तुलना इंडिया के किसी रॉक से करनी हो तो किससे करोगे? जो इंडिया का डेक्कन ट्रैप्स है उससे। सैंड का कलर ब्लैक है, क्यों? क्योंकि बसाल्टिक सैंड है जो इंडिया के रत्नागिरी में मिलता है। और लैंडफॉर्म्स की बात करो तो यहां पर कॉलमर बसाल्ट था, कई सारे ऐसे बड़े बड़े कॉलम्स यहां बने हुए थे, बिल्कुल स्ट्रेट कॉलम्स, जैसे आप किसी बार ग्राफ से टकरा गए हो। इस तरह का यहाँ पे आर्किटेक्चर रहा, या आर्किटेक्चर क्या कहें, उसकी ऐसी वेजिटेशन थी। जो कॉलमर बसाल्ट इंडिया में मालपे के आसपास कर्नाटका में भी देखने को मिलते हैं। तो इसके फीचर्स में भी शायद ज्योग्राफी में पूछा जा सके, किस प्रकार का रॉक है, कैसे फॉर्म हुआ, आइसलैंड में है, क्यों न्यूज में है, क्योंकि रिसेंटली वहां पर इरोजन की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो किस किस तरह की इरोजन होती है, जब इरोजन होती है तो कैसे कैसे हम लैंड फॉर्म्स बनते हुए देखते हैं। मान लो लेक्स की हम बात करते हैं तो ऑक्सबो लेक क्या होती है। ऐसी बेसिक चीजें ज्योग्राफी की आप अपने आप को पूछ सकते हो कि आपको याद है या नहीं, ताकि आप उसको बाद में जाके रिवाइज भी कर पाओ। तो ये तो थी रेनिसफ्यारा की बात। रेनिसफ्यारा कहां पर है? इट्स एन आइसलैंड और ब्लैक बीच जो अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बारे में।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे रिस्क बढ़ता ही जा रहा है। यूएस का एक वॉरशिप अब्राहम लिंकन वो इस तरफ जा रहा है, और जिससे कि इस चोक पॉइंट पर बहुत खतरा मंडरा रहा है। चोक पॉइंट मतलब, अब देखिए यहां से शिप्स आ रहे हैं, यहाँ एक संकरी सी जगह है, मतलब पतली सी गली की तरह ये एक स्ट्रेट है। तो ये एक ऐसा जगह है जहां पर काफी इजीली कोई शिप्स जाकर इस पूरे इलाके को चोक कर सकते हैं, इसलिए इसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट कहा जाता है। जब आप बात करो पर्शियन गल्फ की, तो कहां पर है, तो ईरान के जस्ट बाद आपको यहां पर्शियन गल्फ कहा जाता है, जो नाम इसका पड़ा है किससे, ऑब्वियसली पर्शिया के नाम से, जो ईरान है। अब यहां देखिए पहले लोकेशन, वर्ल्ड में कहां पर है पर्शियन गल्फ, तो ये जो इलाका आप देख रहे हो ये है पर्शियन गल्फ, ईरान के पास। यहां ईरान है, यहां इराक है, नीचे आपको कुवैत दिख जाएगा, बहरीन दिख जाएगा, यूएई, ओमान और कतर, ये सारे इधर हैं, और ये सारे ही इसको बाउंड्री इसके साथ शेयर करते हैं। तो यहां से अगर आप इंडिया से चलो तो पहले आप घुसोगे अरेबियन सी में, अरेबियन सी के बाद यहां पर जो है गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान को जब आप पार करोगे तब आप पहुंचोगे इस लोकेशन पे, विच इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ये जो पतली सी संकरी सी जगह है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पार करके आप किसमें एंटर करते हो, आप एंटर करते हो पर्शियन गल्फ में। तो इतनी जानकारी हमें होती है आमतौर पे, लेकिन कुछ और चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे अगर हम देखें गल्फ ऑफ हॉर्मस को, तो गल्फ ऑफ हॉर्मस के साथ क्या ओमान बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है। जो आपको पेनिनसुला दिख रहा है, ये है मुसन्नम पेनिनसुला, ऊपर जो इलाका है, यहाँ पर दो देशों के बीच में एक तरह से बटा हुआ है, एक है ओमान और दूसरा है यूएई। तो मुसन्नम पेनिनसुला यहाँ ऊपर आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के ठीक सामने, और यहाँ पर दो ऐसे आइलैंड हैं जिन पर विवाद है, एक यहाँ अबू मूसा और एक तुन्ब। तो यानी अगर आपसे पूछा जाए अबू मूसा और तुन्ब, या लेसर तुन्ब या ग्रेटर तुन्ब, इसका विवाद किसके किसके बीच में, तो कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन ईरान एंड यूएई, जिसमें यूएई का कहना ये हमारा है और ईरान क्लेम करता है कि उनका है। तो ये भी यहीं पर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज और पर्शियन गल्फ के इलाके में। तो अगर आप गल्फ ऑफ ओमान में घुसते हो तो आप पहले जिस लैंडफॉर्म को देखोगे वो है मुसन्नम पेनिनसुला, उसके बाद आप एंटर करोगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में, यहां को पार करने के बाद आप पहुंचते हो पर्शियन गल्फ में। अब पर्शियन गल्फ को किसने किसने घेरा है, ये देखो, यहां से है ईरान, फिर इराक आया, इराक के बाद यहां आपको कुवैत दिखेगा, कुवैत के बाद सऊदी अरेबिया, यहां आपको सऊदी अरेबिया के बाद एक छोटा सा आइलैंड दिखता है विच इज बहरीन, और बहरीन के बाद यहां जमीन से जुड़ा हुआ कतर, कतर के बाद यूएई, और यूएई के ऊपर ओमान। तो यहां ओमान है, मुसन्नम पेनिनसुला, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक एंड ईरान। तो ये सारी कंट्रीज को घेरे हुए। तो अगर आपसे पूछा जाए नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का पूछ ले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का नॉर्थ ईरान हुआ, साउथ नीचे का इलाका हुआ जहां पर आपको मुसन्नम पेनिनसुला है, तो आपका यूएई और ओमान का रीजन आ जाएगा। आपसे पूछा जाए पर्शियन गल्फ को किस किस कंट्री ने घेर रखा है, कौन कौन सी कंट्रीज बाउंड्री शेयर करती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी कंट्रीज बाउंड्री शेयर करती हैं। कौन सी कंट्री गल्फ ऑफ ओमान के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। ऑब्वियसली पाकिस्तान इसमें ऐड होगा या नहीं होगा, सवाल है मेरा, क्या पाकिस्तान अपनी बाउंड्री गल्फ ऑफ ओमान के साथ शेयर करता है या नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के साथ तो शेयर नहीं ही करता है। तो ध्यान रखना, जब आपसे पूछा जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज किसको जोड़ता है गल्फ ऑफ ओमान को, जो यहां पर है किससे, पर्शियन गल्फ के साथ, बीच में क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री पर्शियन गल्फ के आसपास है, कौन कौन सी कंट्री स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के आसपास है, ये आपको पता होना चाहिए मैप के थ्रू ही। तो जो अगर हम देखें ना गल्फ ऑफ पर्शिया की बात करें, पर्शियन गल्फ की बात करें, तो यहां से बहुत सारा ट्रेड होता है, खासतौर पे ऑयल जो है काफी ज्यादा यहां से मूव होता है। तो अगर यहां डिसरप्शन होगा, चाइना अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध होता है, वॉर होती है, तो मूवमेंट ऑफ ऑयल टैंकर्स यहां पर कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, इससे काफी दिक्कतें खड़ी हो सकती है, कैन नॉट रियली गो आउट एंड एंटर डिफरेंट कंट्रीज। तो वो एक बड़ी समस्या यहां पर उत्पन्न होती दिख सकती है हमें, जिसका निराकरण करना बहुत जरूरी है। अब जब तक हमें निराकरण करेंगे नहीं, यानी जब तक हम एक अल्टरनेटिव नहीं ढूंढेंगे एज अ कंट्री इंडिया, तब तक हमारे ऊपर भी खतरा मंडराएगा तेल का दाम बढ़ने का। हालांकि हम अब रशिया से भी तेल खरीद रहे हैं, जो हमारा तेल यहां से आता था, इधर से घूम के हमारा तेल आ जाता था, लेकिन अब हम यूएस वेनेजुला से भी तेल खरीदने की बात कर रहे हैं। तो बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इकलौता सी पैसेज है पर्शियन गल्फ से ओपन ओशन की तरफ। किसको किसको जोड़ता है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को किससे जोड़ेगा, विद अरेबियन सी। ये अरेबियन सी है, गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। इसके नॉर्थ में ईरान है और साउथ में ओमान और यूएई भी इसके सदर्न कोस्ट में। मुसन्नम पेनिनसुला जो मैंने बताया वो ओमान की वजह से वो इसके साउथ में आ गया। डायमेंशन क्या है, 167 किलोमीटर लॉन्ग है और एक पॉइंट पर सिर्फ 33 किलोमीटर ही वाइड है तो 33 किलोमीटर वाइड, लेकिन जो इसमें शिप चलती हैं वो केवल 3 किलोमीटर वाइड है। तो बड़ी आसानी के साथ
कोई 2-3 शिप्स भी अगर पहुंच गए तो यहाँ पर एक जाम लग सकता है। अगर कोई नेवी का शिप आ गया, वॉरशिप, तो वो इजीली इसको बंद कर सकता है। तो जैसे ही आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दोगे तो पर्शियन गल्फ में जितने तेल है, जितना भी ट्रेड है, वो अरेबियन सी में एंटर ही नहीं कर पाएगा। तो उसका व्यापार वो कर ही नहीं सकते फिर इस चीज़ों को लेकर। तो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इसलिए इसे ग्लोबल एनर्जी का चोक पॉइंट कहते हैं। लगभग दुनिया का 20 से 30% जो ग्लोबल ऑयल है वो यहाँ से निकलता है। 20% एलपीजी यहाँ से निकलता है, जो मुख्य रूप से कतर जो भी एक्सपोर्ट करता है। चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया जैसे देशों की डिपेंडेंस है इस एनर्जी के ऊपर, चाहे ऑयल की बात करें या गैसेस की बात करें जो यहाँ से आती हैं। तो यहाँ अगर कोई भी विवाद होता है तो उससे ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और ऑयल प्राइसेस बढ़ने का हमारी इकॉनमी पर बहुत नेगेटिव प्रभाव होगा। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से इंडिया कैसे निपटेगा, और हमें अपने ऑप्शन हमेशा बढ़ा के रखने चाहिए। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पर है, पर्शियन गल्फ कहाँ पर है, गल्फ ऑफ ओमान कहाँ पर है, अरेबियन सी कहाँ पर है, कौन कौन सी बाउंड्रीज यहाँ पर कौन शेयर कर रहा है, इसका आइडिया आपको लग गया होगा। आइसलैंड के एक हमने बीच के बारे में बात की, वो भी आपको अब पता लग गया होगा। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं। बात हो रही है रावी। तो रावी विच पानी खत्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने अब बोला है कि भाई बहुत हो गया। असल में देखिए, भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 में एक ट्रीटी की थी, उसका नाम है इंडस वाटर ट्रीटी। उस ट्रीटी के अंतर्गत ये माना गया था जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, वो ईस्टर्न रिवर्स के पानी का पूरा यूजेज इंडिया को मिला था, और वेस्टर्न रिवर पाकिस्तान को दी गई थी। ये लॉजिकल पॉइंट है, मतलब ये इसमें कोई विवाद भी नहीं था। तो वेस्टर्न रिवर की जब हम बात करते हैं तो झेलम, चेनाब, ठीक है, मुख्य रूप से ये जो इलाके थे, और इंडस, ये 3 नदियां मिली थी पाकिस्तान को। रावी, सतलज हमें मिली थी। ठीक है, 6 नदियां हैं। तो इंडस, झेलम, चेनाब जो वेस्टर्न रिवर्स थी, ये मिल गई पाकिस्तान को। जो ईस्टर्न रिवर्स थी जो मिली इंडिया को, उसमें है रावी, सतलज और ब्यास। अब रावी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं ट्रीटी के हिसाब से भी, लेकिन हम क्या करते थे, हम एक्सेसिव वाटर जो हुआ करता था ना इसमें, क्योंकि हमने डैम ज़्यादा बनाए नहीं, तो एक्सेसिव पानी अभी भी इसका फ्लो करके पाकिस्तान नहीं जाता था। ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जितना पानी इन 6 नदियों का है, उसका 80% पानी पाकिस्तान को देने की एग्रीमेंट हो चुकी है। मतलब 1960 में ही हो गई। वर्ल्ड बैंक ने इसको एक तरह से ब्रोकर किया था। तो उसके तहत 3 नदियां भारत की, 3 नदियां पाकिस्तान की। भारत जो पाकिस्तान में नदियां जा रही हैं, झेलम, चेनाब और इंदस, इसके ऊपर छोटे मोटे डैम्स, रिवर रन वाटर के ऊपर छोटा मोटा हमें अगर नॉर्मली ड्रिंकिंग वाटर चाहिए तो वो हम कर सकते थे, लेकिन बाकी 3 तो हमारी थी पूरी तरह से। अब इसमें भारत ने एक डैम बनाना स्टार्ट किया रावी के ऊपर, और अब लगभग वो जो डैम है शाहपुर कांडी डैम, वो लगभग कंप्लीट होने वाला है। और जैसे ही कंप्लीट होगा तो उसके बाद भारत रावी का पानी स्टोर कर पाएगा। जो एक्सेसिव पानी भारत अभी स्टोर नहीं कर पाता था, जो पानी भारत से पाकिस्तान में चला जाता था, तो हम रावी के पानी को कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पर एक काम करना स्टार्ट किया। अभी ये रिवर का एक्स्ट्रा पानी जो होता था वो माधोपुर से पाकिस्तान में जाता था, जिसको देखते हुए इंडिया ने कहा कि नहीं भाई, ये तो हमारा ही पानी है, तो इसको थोड़ा हमें स्टोर करना चाहिए। तो उसको लेकर भारत ने शुरू किया शाहपुर कांडी डैम, जो अब कंप्लीट होने वाला है। तो शाहपुर कांडी डैम देखो, यहाँ से रावी रिवर है, ये यहाँ पाकिस्तान, ये देखो यहाँ पाकिस्तान, यहाँ इंडिया, रावी रिवर यहाँ पठानकोट होते हुए यहाँ से चली जाती है पाकिस्तान में। तो यहाँ पर शाहपुर कांडी डैम प्रपोज डैम है जो कंप्लीट होने वाला है। देखो यहाँ पर आपको दिखेगी नीचे, ये है रावी नदी। ठीक है, ये रावी नदी यहाँ से चली, ये ऐसे घूम के यहाँ से जा रही है पाकिस्तान में। तो यहाँ हमने एक डैम का जुगाड़ किया है, बनाया प्रपोज डैम, विच इज़ शाहपुर कांडी डैम। इस डैम को बनने के बाद अब जब कंप्लीट होने वाला है तो जो एक्स्ट्रा पानी पाकिस्तान में जाता है वो नहीं जाएगा, हम उसको अपना स्टोर कर पाएंगे। और बाय द वे, अभी जो इंडस वाटर ट्रीटी है भारत ने उसको सस्पेंड कर रखा है। भारत ने बोला भाई ऐसे काम ना चलेगा, अभी हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रखा है बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो आतंकवाद को फंडिंग पाकिस्तान करता रहता है, और जिस तरह की ये इनइक्वल ट्रीटी है, तो उसको देखकर भारत ने अभी इसको सस्पेंड कर रखा है। और इंडिया, ध्यान रखना, इंडिया इज अपर रिपेरेंट कंट्री, यानी नदियां भारत से होकर निकलती हैं तब पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान इज लोअर रिपेरेंट कंट्री, यानी भारत चाहे तो पानी को डाइवर्ट कर सकता है, रोक सकता है। ज्योग्राफिकली हमारे पास एडवांटेज है, हमने इस एडवांटेज को साइड करते हुए इनको ये ऑप्शन दिया कि भाई ऐसा कुछ कर लो। तो दर्शाता है भारत की मैग्नानिमिटी। पर अब पाकिस्तान का दुरुपयोग और आतंकवाद फैलाना हमें परेशान कर रहा था, तो हमने रावी के लिए शाहपुर कांडी डैम भी अब कंप्लीट होने वाला है। तो ये किस नदी के ऊपर है? रावी के ऊपर है। कैसी रिवर है? ईस्टर्न रिवर है, वेस्टर्न रिवर है? तो ये ईस्टर्न रिवर है। प्लस इसका ऑरिजिन पॉइंट कहाँ, इंडिया में है या चाइना में है? तो रावी का ऑरिजिन पॉइंट इंडिया में है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो बात करता है एक इलेक्शन की, जिसके बारे में हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश दोबारा न्यूज में था इलेक्शन को लेकर, थोड़ा मैंने सोचा एक बार रिवीजन करवा दे, पूछे आपसे कि आपको कितनी चीजें याद है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बांग्लादेश के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट
खासतौर पे वो पोर्ट जिसको इंडिया भी यूज़ करते थे, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो क्या नाम है उसका नाम है मोंगला। तो क्या मैप पे दिखा सकते हो मोंगला कहाँ है? यहाँ पर, ठीक है। और इनका सबसे बड़ा पोर्ट जहाँ चाइना के भी जम के इन्वेस्टमेंट है, चट्टग्राम या चिटगोंग, वो आपको यहाँ दिख जाएगा। फिर 2 डैम और, मतारबाड़ी और पायरे, जिसमें इंडिया जापान की इन्वेस्टमेंट है मतारबाड़ी में, देन पायरा पोर्ट जो चाइना यहाँ पर पुश कर रहा है। इसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पर जो रूपुर एटॉमिक पावर प्लांट है वो इंडिया बना रहा है। हाल में पद्मा नदी के ऊपर भी एक बड़ा सा डैम इन्होंने बिल्ड किया, सॉरी पद्मा नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाया जो कुछ साल हो गए उसको शेख हसीना जी ने इनॉग्रेट किया था। शेख हसीना तो अभी खुद इंडिया में है। तो बांग्लादेश में दोबारा इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में कुछ चीज़ें क्लियर हुई कि 300 सीटें थी, ओवरऑल मेजोरिटी आ गई किसके पास? बीएनपी के पास। लगभग 212 सीटें इनके पास आ गई और ये यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। और इसके बाद जमाते इस्लामी जो थोड़ी एंटी इंडिया पार्टी थी वो कम, उसके पास सीटें कम रही। और अब बड़ी आसानी के साथ हम कह सकते हैं कि बीएनपी जो है वो ये चुनाव जीतने वाली है और जीत चुकी है। और तारिक रहमान को प्राइम मिनिस्टर, एक तरह से उसके लीडर है, वो डिक्लेयर किया जा चुका है। ये पहला इलेक्शन है जो पाकिस्तान में जब हटाया गया शेख हसीना को और उनको वहाँ से भागना पड़ा, उसके बाद जो इलेक्शन हुआ पहला, तो वो यही इलेक्शन था। तो बांग्लादेश को लेकर याद रखिएगा, बांग्लादेश वो कंट्री है जिसके साथ हम सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करते हैं। अब मुझे बताइए 4000 कितने किलोमीटर? 96, 4089, 4067, कितने किलोमीटर की बाउंड्री हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं? बताइए मुझे जरा कमेंट बॉक्स में। प्लस बांग्लादेश को लेकर क्या क्या विवाद है हमारे रिश्तों में, इसको आप एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। तो ये तो हो गया इस टॉपिक की बात। अब बढ़ते हैं आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसके बारे में। यह है ऑफशोर विंड एनर्जी के सोर्सेस, यानी आप ऑफशोर ऐसे विंड फार्म्स बनाते हैं, विंड मिल्स बनाते हैं, जिससे बिजली बनती है। तो भारत और यूके के बीच में ऑफशोर विंड टास्क फोर्स बनाने की बात की गई, क्योंकि भारत और यूके के बीच में 2035 को लेकर जो हमारा विजन है उसके लेकर एनर्जी डायलॉग हुआ, जहां ये बोला गया कि हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि सी बेड की हम लीजिंग कर सके, वहां पर हम ऐसे रेवेन्यू जनरेट कर सके। हम इसके लिए यहाँ पर ऐसे ऑफशोर विंड टास्क फोर्स बना सके जिसमें भारत की MNRE यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी जो है, ये लोग इसको पुश करना चाहते हैं, जो भारत की पॉलिसी है उसके अंतर्गत, जिसके तहत भारत को मौका मिलेगा अपनी कैपेसिटी बढ़ाने का। प्लस हम इससे ग्रीन हाइड्रोजन के साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी और भारत लगभग जो हमारा 70 गीगावाट का पोटेंशियल है विंड एनर्जी का, ऑफशोर विंड एनर्जी का, उसको हम रियलाइज कर पाएंगे। तो किसके साथ हमारी ऑफशोर विंड टास्क फोर्स की एक तरह से मीटिंग हुई या फाइनलाइज हुई एग्रीमेंट? तो यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम। तो ये अभी तक हमने देखा। आप जरा चलते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन आपने सही उत्तर दिए। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कनेक्ट्स विच ऑफ द 2 वाटर बॉडीज? पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, यहां पर अरेबियन सी नहीं होगा, क्योंकि गल्फ ऑफ ओमान में पहले आप एंटर करते हो, फिर आप आते हो कहां पर? इन अरेबियन सी। रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कौन जोड़ता है? इसको जो जोड़ता है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब। ठीक है, ऑफशोर सदर्न शोर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, सदर्न शोर किन के बीच में है? ओमान और यूएई, हमने मैप पे देखा था। ठीक है, यहां पर यूएई के विवाद में है कुछ, कौन से? अबू मूसा, तुन्ब, ये आपको अब याद हो गए होंगे। आई होप आपने सही आंसर लिखे थे। तो ये थी आज की डिस्कशन। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले हफ्ते। आप मुझे टेलीग्राम पे पारसजा123 पे फॉलो कर सकते हैं या फिर हमारा चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं आगे की तरफ, और आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस